आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में। जब से कोविड आया है तब से ये एक सीआरपी टेस्ट काफ़ी फेमस हो चुका है और कई लोगों के मन में ये सवाल है कि सर ये सीआरपी टेस्ट क्या है और इसे क्यों करवाना चाहिए, और इस तरह के कई सवाल उनके मन में आते रहते हैं और वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इस तरह की सीआरपी या एचएस सीआरपी अगर बढ़ा हुआ हो तो क्या करना चाहिए। कई बार वे काफ़ी डर भी जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीआरपी टेस्ट है क्या और इसे क्यों कराना चाहिए और इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले जानते हैं सीआरपी है क्या। तो सीआरपी आसान भाषा में अगर समझें तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे लीवर द्वारा निकलता है। और ये क्यों निकलता है? ये तब निकलता है जब हमारे शरीर में किसी तरह का डैमेज हो रहा हो। तो दोस्तों आइए समझते हैं। सपोज हमारे शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया है, टीबी है, कोई वायरस जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, या कोई बर्न इंजरी हो जाती है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस जगह पे एक इंजरी होती है और इंजरी जब होती है तो हमारा शरीर कुछ सेल्स प्रोड्यूस करता है जो इस इंजरी को रोकने का भी काम करते हैं और इस इंजरी के द्वारा जो नुकसान होते हैं उसे कम करने की कोशिश करते हैं और उसे रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में चल रहा होता है तो उसके द्वारा हुए जो डैमेजेस है उसे साफ करने का काम, या जो डेड सेल्स हैं, केमिकल्स हैं, उसे साफ करने का काम ये सीआरपी नामक जो प्रोटीन या केमिकल लीवर से निकलता है ये उसे करता है। तो सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या इंजरी हुई है और एक इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब जानते हैं इसे क्यों करते हैं। तो इसे कई कारणों से करते हैं। सबसे पहला रीजन है, जैसे मैंने बताया, जानने के लिए कि हमारे शरीर में कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है क्या। जैसे कोविड का इन्फेक्शन है क्या, निमोनिया है क्या, ट्यूबरकुलोसिस है क्या, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या जो साधारण भाषा में बात की बीमारी बोलते हैं एसएलई होती है, इसमें भी ये सीआरपी लेवल बढ़ सकता है। दूसरा इसका यूज है कि अगर इन्फ्लामेशन है तो ये कितना सीवियर है ये जानने के लिए भी सीआरपी का टेस्ट करते हैं। जो कि कोविड के दौरान आपने देखा होगा ज़्यादातर पेशेंट्स में हम करते थे। वहाँ करने का हमारा रीज़न ये था कि जानने के लिए कि शरीर में इन्फ्लामेशन किस सीवियरिटी का है। अगर ये ज़्यादा सीवियर हो तो पेशेंट सीरियस भी हो सकता है, जैसे उसका बीपी कम हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है। तो उसे पहले से जानने के लिए हम सीआरपी का टेस्ट करते हैं। इसका नॉर्मल लेवल क्या है? तो नॉर्मल लेवल तो हम 1 से नीचे इसे नॉर्मल लेके चलते हैं। 1 से 10 तक ये माइल्ड टू मॉडरेट रहता है। 10 से अगर ज़्यादा है तो हम इसे सीवियर इन्फ्लामेशन का इंडिकेटर मानते हैं और फिर डॉक्टर खोजबीन करके देखते हैं कि क्यों ये बढ़ा हुआ है और उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। एचएससीआरपी क्या है? एचएससीआरपी जैसे सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वैसे ही एक हाईली सेंसिटिव सीआरपी या हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जिसका यूज हम साधारण इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के लिए नहीं करते। इसका यूज इसीलिए करते हैं कि किसी पेशेंट में हार्ट डिजीज का कितना ज़्यादा रिस्क है उसे जानने के लिए हम एचएससीआरपी करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीआरपी। अब इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हार्ट अटैक के बारे में। अगर आप हार्ट अटैक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरा हार्ट अटैक वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो जिस भी मरीज को फ्यूचर में हार्ट अटैक होना रहता है, कुछ साल पहले से ही उसके शरीर में जो हार्ट के ब्लड वेसल है जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, उसमें एक प्लेक बनना शुरू हो जाता है। ये जिसे साधारण भाषा में आप लोग ब्लॉकेजेस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको 90% ब्लॉकेज है, इनको 99% ब्लॉकेजेस है। तो ये जो ब्लॉकेजेस है ये एक आथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के कारण बनते हैं। वहाँ एक प्रोसेस शुरू
हुआ हुआ रहता है, जिसके कारण ये ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं और धीरे जाते हैं। तो जब भी ये आथेरोस्क्लेरोटिक का जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये भी एक तरह का वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा होता है। वहाँ भी अंदर सेल्स डैमेज होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, आथेरोस्क्लेरोटिक का प्लेक बनता रहता है। और ये आथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने के दौरान पेशेंट का HSCRP लेवल बढ़ जाता है। तो अगर किसी का HSCRP लेवल बढ़ा हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि इनके अंदर एक आथेरोस्क्लेरोटिक का प्लेक बन रहा है और फ्यूचर में इसे हार्ट डिजीज या स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। अब इसका कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। CRP और HSCRP दोनों ही लगभग 400 से 500 रुपये के खर्च में हो जाते हैं। इन्हें कैसे करें? तो इन्हें करने के लिए कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी समय लेबोरेटरी में जाके अपना ब्लड देके CRP या HSCRP करा सकते हैं। ये सारे लेबोरेटरीज में अवेलेबल होते हैं। अब अगर ये HSCRP या CRP लेवल बढ़ा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? अब इसमें दो बातें हैं, एक तो CRP और एक HSCRP। अगर CRP लेवल बढ़ा हुआ है तो आप जान लीजिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर एक डॉक्टर का बिजनेस होता है। वो जानने के लिए करते हैं कि आपके यहाँ इन्फ्लामेशन है क्या, अगर है तो कितना सीवियर है। तो इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। HSCRP से मतलब है, अगर HSCRP हमारा बढ़ा हुआ है तो हमारे हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा है। अब जान लेते हैं कि कितना लेवल बढ़ा हुआ हो तो हम उसे एबनॉर्मल बोलेंगे। तो हाईली सेंसिटिव CRP अगर आपका 3 से नीचे है तो हम इसे नॉर्मल लेके चलते हैं, अगर 3 से ज़्यादा है तो हम इसे एबनॉर्मल लेके चलते हैं, और अगर मोर देन 10 है तो ये काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होता है और हमें सीरियसली कुछ करना होता है इसके लिए। अब पेशेंट पूछते हैं कि अगर मेरा HSCRP बढ़ा है तो क्या मुझे हार्ट अटैक हो ही जाएगा, या इसे मैं कम करने के लिए क्या करूं? तो ये एक मिथ है लोगों के मन में कि अगर HSCRP लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक हो ही जाएगा। आप सिर्फ HSCRP के लेवल के बढ़ने से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका HSCRP बढ़ा हुआ है तो आपको दूसरे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स भी चेक करने हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, मोटापा है, या अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते, बैठ के काम करते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अच्छे से नहीं सोते हैं वगैरह, कई सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आप मेरे हार्ट अटैक वाले वीडियो में जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपका HSCRP बढ़ा हुआ है तो हमें ये दूसरे रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं, और अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो कंबाइनली हम आपका एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि रिस्क कितना ज़्यादा है। जितना आपका दूसरे रिस्क फैक्टर बढ़े हुए हैं और HSCRP बढ़ा हुआ है उतना ज़्यादा आपका रिस्क है, और आपको ओवरऑल रिस्क कम करना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका मेन मकसद HSCRP लेवल को कम नहीं करना है, आपका मकसद है कैसे आप अपने शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसे कम करने के लिए आपको कंबाइनली एक्ट करना होगा। ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड या कोई दवाई नहीं है जिससे आप डायरेक्टली HSCRP को हिट कर पाए। आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, जो मैं अपने पुराने वीडियो में भी बताता हूं, जैसे कि एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन। और दूसरा जो है वो है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन हम देते हैं, जैसे कि ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन है और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर पेशेंट कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन या खून पतला करने वाली मेडिसिन एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा वो नहीं लेते हैं। 2 महीने 4 महीने के लिए खत्म हो गया, ठीक लग रहा है तो वो बंद कर देते हैं। तो आज इसका आप आंसर जान पाएंगे कि ये हम क्यों देते हैं। इसको देने का मेन मकसद ये होता है कि जो अंदर आथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस आपके शरीर में चल रहा है ये उसे कम करता है, दूसरा खून को पतला करके क्लॉट बनने से रोकता है, और फ्यूचर में आपके हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है, जो कि आप नॉर्मली बाहर से नहीं जान पाएंगे। आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपका शुगर बढ़ा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, HSCRP लेवल बढ़ा हो सकता है। तो ओवरऑल आपका हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा है, और उसे कम करने के लिए लाइफस्टाइल मेजर्स प्लस आपकी इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स की मेडिसिन, मतलब डायबिटीज़ की मेडिसिन, BP की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, प्लस खून पतला करने वाली मेडिसिन, ये तीनों चीज़ों को करने से ही आपका आथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस को आप डिले कर सकते हैं, ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया को स्लो कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज बना है तो उसे हार्ट अटैक की प्रक्रिया को आप स्लो कर सकते हैं, और ओवरऑल आपका हार्ट डिजीज या स्ट्रोक के रिस्क को
कम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट HACRP पे हिट नहीं कर सकते, ये बात आप अच्छे से गांठ मान लीजिए। डायरेक्ट HACRP को कम करने के लिए कोई भी दवा मार्केट में मौजूद नहीं है। आपको ओवरऑल रिस्क को कम करना है। आप इस हिसाब से समझिए, सपोज आप शुगर की दवाई खाते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, आप दोनों को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन आप पैरेलली स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा? आप किस तरह से अपने हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर पाएंगे? तो आपको सारी चीजों को कंट्रोल करके चलना है। एक चीज को कंट्रोल करेंगे, कोई दूसरा दुश्मन अटैक कर लेगा, आपको सारे दुश्मन को अटैक करना एक साथ। आप सिर्फ एक दुश्मन के पीछे मत भागिए, सिर्फ HACRP के पीछे मत भागिए। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है जो दिखाता है कि आपके शरीर में हार्ट डिजीज के रिस्क ज्यादा है और आपको इसे कंट्रोल करना है थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर चेकअप। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि CRP और HACRP क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है और इसे अगर बढ़ा हुआ मिले तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के थ्रू भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो कॉमन लैंग्वेज में आप तक मैं पहुंचा पाऊं और सारे जो हेल्थ से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल हैं उनको सॉल्व कर पाऊं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।